अब इसे परिणाम कहें, आपकी मेहनत कहें, आपका संघर्ष कहें। बाकी जितने भी दल हैं वह मैं प्राइवेट लिमिटेड मानता हूँ। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी। अब उसके बाद कोई नहीं है यदि, तब ना मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं। कुछ लोग बैठ करके, ब्राह्मण लोग बैठ करके यदि वह चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हमें लगता है कोई बुरी बात नहीं है। सपा कह रही फिर आप लोग प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों करते हैं? ब्राह्मणों के पक्ष में बिल्कुल खुलकर खड़ा हो, यलगार कर दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ब्राह्मण सबका है, ईश्वर सबका है, कुर्मी सबका है, अनुसूचित सबका है। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है, ये नाम है आनंद द्विवेदी। मौजूदा समय में वो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में तमाम ऐसे सामयिक मुद्दे चल रहे हैं जिसमें लखनऊ का नाम भी आ रहा है, ब्राह्मण समुदाय की भी चर्चा हो रही है और खासकर लखनऊ की चर्चा इस बात के लिए हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इत्तेफाक कहें या इसे एक प्रयोग कहें या संयोग, वो तीनों मूर्तियां ब्राह्मण समुदाय की थीं, जिसको लेकर विपक्ष ने तगड़ा हल्ला बोल दिया। विपक्ष के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी बात तो रखी है, लेकिन इसके साथ ही समझेंगे संगठन के उन लोगों से जो नेताओं को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर आपको जो शख्स दिख रहे हैं, आपका नाम आनंद द्विवेदी जी। बहुत स्वागत है आपका फिल्मेटिक्स के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, वैसे तो सबसे पहले समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आपने इसी को क्यों चुना? अब इसे परिणाम कहें, आपकी मेहनत कहें, आपका संघर्ष कहें। दूसरी बार आप निर्विरोध चुने गए। क्या देखते हैं, कैसे बीजेपी की कार्यशैली को देखते हैं, कैसे बीजेपी ने आपको नेता बना दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यही एक ऐसा दल है जिसको हम पार्टी का रूप दे सकते हैं। बाकी जितने भी दल हैं वह मैं प्राइवेट लिमिटेड मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें बूथ पर करने वाला कार्य जो कार्यकर्ता है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, चाय की रेडी लगाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हमने भी वार्ड स्तर से राजनीति शुरू की, आज महानगर अध्यक्ष हूँ। परंतु जो अन्य दल हैं जिनको हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, उसमें आज मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। कोई बहुत बड़ी नहीं हम बात है कि हमारा जो वार्ड अध्यक्ष है कल को वो महानगर अध्यक्ष बन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती है। इसमें हमारा जो व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, वो परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करते हुए वो किसी भी हाईएस्ट पद तक जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, आप जान ही रहे हैं। वहाँ पर यदि पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसके बाद पुत्र होगा, पुत्र है तो उसका पोता होगा। वो परिवारवाद की पार्टियां हैं, इनको प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सदैव ही, चाहे आप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, वो नीचे से स्तर से उठ करके आए हैं, आज प्रधानमंत्री हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी को ले लीजिए, किसान पुत्र के रूप में काम करते हुए उन्होंने। बीजेपी नेताओं की खासियत है कि जब भी उनसे उनके संघर्ष की बात पूछी जाएगी तो सपा और कांग्रेस को लपेटेंगे जरूर। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लपेटने का विषय नहीं, विषय ये है। नहीं, आपने कहा कि अन्य पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड हैं। निश्चित तौर पर आप हमें बताइए, इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी। अब उसके बाद कोई नहीं है यदि, तब ना मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं। राहुल गांधी के बाद भी कोई व्यक्ति पैदा हो गया होता तो उसकी संभावनाएं हैं या नहीं, ये तो अलग का विषय है। 30 सालों में समाजवादी पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव जी रहे, उनसे शुरू होकर के अखिलेश यादव तक पहुंची है। आगे भी आप देखिएगा, इनके ही वंशज, इनके ही पुत्र शिवपाल जी ने भी तो उनकी पार्टी में काम किया था। तो बुला तो लिए हैं अखिलेश जी अपने पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाया। तो हमारा तो ये मानना है कि हम लोग इतनी बड़ी दल के रूप में उभरे हैं और हम लोग जो निर्णय भी लेते हैं वो सामूहिक निर्णय होता है और पार्टी बेस हमारा जो संगठन है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के मूल में ही संगठन और हम लोग कार्य करते करते उस पराकाष्ठा को पार करते जाते हैं। तो नीचे का कार्यकर्ता भी अपनी उसमें आशा उम्मीद खोजता है कि वह भी कार्य करते हुए आगे अग्रिम पंक्ति पर बैठ सकता है, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की भावना दी है
उसी अनुरूप हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भी जो भी हम लोगों की बैठकें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, हम लोग सोच समझ के करते हैं। अभी एक आपके वहाँ बैठक हुई, मुस्कुराहट आ गई, आप समझ गए होंगे कि किस बैठक की बात हो रही है, और आप भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बड़ी चर्चा हो गई उस बैठक की। आप लोगों को कुछ सूचना मिली थी बैठक की, या कुछ ऐसा था कि आप लोग भी ऐसी बैठक करने वाले थे? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जब भी बात करें हिंदू की बात करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक जब जातिगत बात आती है तो कुछ लोग इसमें अलग विषय खोज लेते हैं। यदि ब्राह्मण कुछ नेताओं ने एक साथ बैठ करके चाय पी है, यदि संगठन के स्तर पर उन्होंने किया तो निश्चित तौर पर इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर गलत मानता हूँ। परंतु व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई ब्राह्मण समुदाय के लोग बैठ करके यदि चाय पीते हैं, उसमें अन्य दल के भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत अच्छा, संगठन से आप आते हैं, हम समझना चाहेंगे कि इसमें गलत क्या था। मतलब कई लोगों का कहना है कि हो सकता है वो जो मीटिंग हुई वो आने वाले चुनाव को और मजबूत बनाने के लिए हो, या भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए हो। समाजवादी पार्टी के एक चेहरे हैं संतोष पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमने फरसा लगवाया था तो जेपी नड्डा जी को आना पड़ गया था, परशुराम की मूर्ति लगाकर पूजा किया था, उसमें ब्रजेश पाठक जी, रीता बहुगुणा जोशी जी और तमाम ब्राह्मण चेहरे मौजूद थे, और वो एक जातिगत बैठक ही पूरी बना दी गई थी। तो उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग बीजेपी वाले दो मुँहे हैं। इसके क्या अलावा उनका कहना है? इसके अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं, वो आरोप के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो ये संतोष पांडे जी जो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा एक कार्यक्रम किया कि उसके बाद जेपी नड्डा जी को आना पड़ा, और तब जातीय बैठक आपको करनी पड़ी थी, जिसमें आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, रीता बहुगुणा जोशी जी और तमाम ब्राह्मण चेहरे उसमें, और वो ब्राह्मणों की बैठक हो गई थी। वो गलत थी, या ये जो विधायक जी लोग बैठ गए ये गलत थी? ये ऐसा उनका आरोप है। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है दोहरा चरित्र रखते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाने को उसका ये आदत बन गई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फरसा भी दिया गया था, वो भी उसमें कुछ हमें लगता है असंप्रदायिक लोहा लगा होगा या क्या है, उसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया था, वो भी गिर गया था। यदि उनको इतनी ही चिंता थी उनके पार्टी से मनोज पांडे छोड़ करके हमारे दल में आए हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग जो पार्टी के उदाहरण तैयार करके रखे थे आप, पार्टी के वर्कर जो भी हैं वह निश्चित तौर पर लगे रहते हैं, और हमारी पार्टी में सभी का स्वागत है। हम लोग सांप्रदायिक तौर पर कार्य नहीं करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण बैठक की बात है, तो जो ब्राह्मण बैठक एक हमारे विधायकों ने की है, संगठन को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। तो संगठन के मुखिया द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना ये भी ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक परिवार है हमारा, परिवार में सभी जाति वर्ग के लोग हैं, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ, जातिगत लोगों को कहता हूँ, कोई भी बात नहीं, केवल हम लोग हिंदू हित की बात करें तभी अच्छा है। और बाकी जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है वो सर्व धर्म संप्रदाय की बात करती है। हमारे यहाँ एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी रहता है, उसमें भी हम मुस्लिम भाइयों का भी उसमें ध्यान रखते हैं। तो विवाद तो अध्यक्ष जी इसी पे उठा ना, कि वो उनका कहना है कि आप पिछला मोर्चा भी चला रहे हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि वो पूरा लगा के रखे हैं अपना, हर जाति वर्ग को बीजेपी वाले बांट रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में हमारे वहाँ कमेटियाँ हैं, उनके वहाँ मोर्चा बना दिया गया। तो इसी को लेकर तो विवाद और गहरा गया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ब्राह्मण बैठक हुई, इस ब्राह्मण बैठक को लोगों का यह भी आरोप है कि इसको नैरेटिव बनाया गया? किसने बनाया नैरेटिव? किसका फायदा हो सकता है इससे? देखिए, ब्राह्मण बैठक यदि एक साथ कुछ लोग बैठ करके, ब्राह्मण लोग बैठ करके यदि वह चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हमें लगता है कोई बुरी बात नहीं है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने। मैं जैसे बैठा हूँ, मैं अपने यदि गैदरिंग में यदि कोई ब्राह्मण लोग हैं उनको बैठा रहा हूँ तो इसमें बुरी बात नहीं। लेकिन संगठन के फोरम पे यदि हम लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं कि हम एक लखनऊ महानगर के जो भी संगठन में जुड़े लोग हैं उन ब्राह्मणों को इकट्ठा करके यदि कोई ऐसा चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह गलत है। तो संगठन के हित में हम सभी लोग काम करते हैं। बाकी कहीं पर बैठना विधायकों का यदि वो ब्राह्मण हैं तो ऐसा हमारे नज़रों में बुरा नहीं है, लेकिन वो संगठन के विरुद्ध यदि ऐसा है तो हम लोग संगठन के मुखिया के सर्वोच्च रखते हैं। जो संगठन के मुखिया द्वारा आदेश होता है उसका हम लोग
पालन करते हैं। तो पाठक जी जिनके घर पर ये पहले बैठक हुई थी, जिसके बाद बड़ा विवाद गहराया था, सोशल मीडिया पर फोटो आई थी, अभी एक न्यूज़ चैनल पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम फिर बैठक करेंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति विधायक जी कह रहे हैं स्वतंत्र है। तो इस बार संगठन नाराज नहीं होगा? आप ये बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने दोस्त इष्ट मित्रों को अपने घर पे बुलाता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन यदि पर्टिकुलर वह पार्टी के विधायक ब्राह्मण विधायकों को यदि बार बार बुलाया जाएगा और यदि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार की कोई, क्योंकि हम लोग जो भी हैं वह कोई भी जातिगत बात नहीं करते, हम सभी जातियों को लेकर के सब लोगों को साथ चलने वाले पार्टी के लोग हैं। तो यदि केवल एक जाति विशेष को लेकर के इस तरीके से वार्ता होगी तो निश्चित तौर पर सपा कह रही फिर आप लोग प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों करते हैं? हम लोग प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते हैं, प्रबुद्ध लोगों को साथ में बैठाल करके उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे महापुरुष भी हैं, प्रबुद्ध वर्गों की बातों को सुन करके समाज के अंदर वह इम्प्लीमेंट करने का हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी करते हैं, तो हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से अल्पसंख्यक सम्मेलन भी करते हैं। क्या बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जनेश्वर मिश्रा को रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, जो भी महापुरुष है, पार्टी जो भी है, वो पार्टी जो भी महापुरुष हैं उनके दिखाए गए रास्तों पर, जनेश्वर मिश्र जी के दिखाए गए रास्तों में वो जो उन्होंने सन्मार्ग का रास्ता चुना, जो उन्होंने रास्ते दिखाए, निश्चित तौर पर मैं उनका अनुयायी हो सकता हूं। परंतु किसी व्यक्ति विशेष को, मैं तो कहता हूं ना, बहुत से लोगों ने महापुरुषों को बांट दिया, बहुत से लोगों ने देवी देवताओं को जाकर बोलिए किसने? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि मैं हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करता हूं, हमारा संगठन हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करता है यदि उनके रास्ते पर हमारे भारत माता का एक जयकारा होता है, भारत माता का हम लोग उद्बोध करते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि जहां पर भारत का हित है, जो भी महापुरुष हैं उनके पचनों पर चलना चाहिए, चाहे वो जनेश्वर मिश्र जी हों और चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हों। तो आपके कहने के तार्किक हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या इनको नहीं मानते? क्योंकि अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, उसका बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें कहा गया कि सिर्फ ब्राह्मणों की मूर्तियां लगवाई गई हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी क्या लोहिया जी का जो विचार था उस पर चल रहे हैं? क्या जनेश्वर मिश्र जी का जो विचार था चल रहे हैं? बाकी जहाँ तक हमारे महापुरुषों की बात रही, जो पार्टी के हमारे महापुरुष रहे, जिन्होंने, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आप बताइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत के लिए क्या किया? भारत के लिए उन्होंने, जब 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं रहने देंगे। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उन महापुरुष को भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता, वो तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके वो आए थे, लेकिन हम लोग निरंतर कहते आए, तब से लेके अब तक कहते आए, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। तो उसको लेकर के आज तक चला है। जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बहुमत में आए तो उन्होंने 35 से 370 धारा समाप्त की। इसी प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय का भाव है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को बराबर बैठाने का कार्य करना। मोदी जी उसी पच्चीनों में चल रहे हैं, तो वो महापुरुष हैं। अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा सर्व समाज को लेकर के चलने की बात कही। तो ये तीनों महापुरुषों की यदि प्रेरणा स्थल पर मूर्ति लगी है, इनको जातिवत नहीं देखना चाहिए, इनको देखना चाहिए इन्होंने इस भारत के लिए क्या किया है और भारत को क्या संदेश दिया है। यह उनके मन मस्तिष्क में नहीं आएगा। विपक्षी पार्टियों के मन मस्तिष्क में केवल यही आता है, जो नैरेटिव उनको सेट करना होता है वो सेट करके और समाज के अंदर गुमराह करने का कार्य करते हैं। यह उनका एक एजेंडा बन गया है, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। मौजूदा समय में जो मुद्दा चला, इस पर एक बड़ा ही बदलाव, या यूँ कह लीजिए कि संभवतः पहली बार देखने को मिला। ब्राह्मण की जो बैठक हुई, इस पर तमाम राजनीतिक चर्चाएं चली। समाजवादी पार्टी तो दोनों हाथ फैलाकर ब्राह्मणों को बुलाने खड़ी थी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आनंद जी देखने को ये मिली कि क्षत्रिय समुदाय ब्राह्मणों के पक्ष में बिल्कुल खुलकर खड़ा हो, यलगार कर दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। करनैलगंज के अजय सिंह ने तो साफ कह दिया कि हम पैर धुल के पिएंगे। तो आप भी ब्राह्मण संवर्ग से आते हैं, ये आपने महसूस किया कि कभी राजनीति में ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों पे बात आई तो क्षत्रियों ने मोर्चा खोल दिया? देखिए, यह
क्षत्रिय वर्ग का अपना एक क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक पहले से रहे हैं और सभी समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के सारे कार्य हम लोग करते आए। हर व्यक्ति का हर समाज के अंदर स्थान है और उन्होंने यदि ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर उनके मन में कोई ऐसा भाव रहा होगा जिसका उन्होंने ये चर्चा उन्होंने कहा ब्राह्मण पूजनीय है। मैंने क्या कहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और बाकी जहाँ तक हमारा मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ये जातिगत विषय से उठ करके हम लोग एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहिए। जातिगत न कोई बैठक होनी चाहिए। हमारा मानना है कि बैठक करनी है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बैठक करनी चाहिए। सभी समाज के लोग एक साथ आएँ। कभी कभी बड़ी विडंबना लगती है देख करके, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको कोट कर रहा हूँ कि कुछ वर्गों के लोगों ने तो महापुरुषों को बांटा, जैसे अभी हमने आपको बताया, कुछ वर्गों के लोगों ने भगवान तक को बांट दिया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये कुछ नया है, ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मेरा मानना है कि ये जो हमने रंग वाला तो सुना था कि हरा और सफेद, जाति के आधार पर, भगवा और हरा, जाति के आधार पर महापुरुषों का बंटवारा, ये दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है। पूर्व में भी ऐसा लोगों ने नेटिव, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस जैसे लोगों ने पूर्व में भी कुछ उदाहरण इसके अगर हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। मुगल आए, उन्होंने हिंदुओं को ही बांटा। हमारे ही मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमारे लोगों को ही बांटना शुरू किया और बांट करने के बाद उस पर राज किया। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है समाज के अंदर ब्राह्मण सबका है, ईश्वर सबका है, कुर्मी सबका है, अनुसूचित सबका है, जाटव सबका है। सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का कार्य करते हैं। तो भगवान में कैसा बंटवारा, महापुरुषों में कैसा बंटवारा। किसी ने कहा कि मेरे ये पूज्य हो गए, किसी ने कहा मेरे ये पूज्य हो गए। यही अच्छा, जैसे क्षत्रियों के प्रभु श्री राम पूज्य हो गए और ब्राह्मणों के परशुराम पूज्य हो गए। तो यह भी एक हमारा मानना है कि सर्व समाज के अंतर्गत ईश्वर सबका है। ईश्वर किसी जाति वर्ग विशेष का नहीं है, ईश्वर सब पर राज करते हैं। धर्म, जहाँ तक धर्म की बात करते हैं हम लोग, धर्म एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। धर्म का अर्थ ही होता है नियम, माने जो अणुअणु को धारण करता है, जिसको अणुअणु धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म की जब लोग बात करते हैं वो तो धर्म की बात न करके वो संप्रदाय की बात करते हैं, जबकि यह धर्म प्रधान देश हमारा रहा है। सनातन धर्म के हम लोग अनुयायी हैं। सनातन धर्म का अर्थ ही होता था, सनातन का अर्थ होता था हमेशा हर जगह कायम। धर्म का अर्थ होता था नियम। तो वो सनातन को इंग्लिश में कहते थे यूनिवर्सल और धर्म कहते थे इंग्लिश में लॉ। तो ये यूनिवर्सल लॉ था। इसको हम लोग प्रकृति का नियम कहते थे, निसर्ग का नियम कहते थे, विधि का विधान कहते थे और नियम ही नियामक होता था। इसकी विडंबना को मुगलों के समय से तोड़ा मरोड़ा गया और आज मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हिंदू की ही बात करें और समाज में सभी वर्ग एक साथ मिलकर के इस भारत को एक सशक्तशाली और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दें। अच्छा, आपने इसके राजनीतिक उदाहरण दिए तो आपके साथ भी कुछ होता है कि जैसे आपके जो राजनीतिक गुरु रहे, जहाँ तक हमें संज्ञानित है, राजनाथ सिंह जी, तो कभी संगठन को लेकर जो बातें होती रही या उनसे जो कुछ सीखने को मिला, उसमें कहीं ऐसा लगा कि जो जातीय व्यवस्थाएं मौजूदा समय में प्रभावी हैं वो तब नहीं थी, वे वर्तमान समय में ज़्यादा हुई हैं। नहीं, मैं बतलाऊँ, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी एक ऐसे महापुरुष हैं, एक पिता के रूप में उनको मैं देखता हूँ। आज तक मैंने लंबे समय से मैं राजनीति में हूँ। उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ऐसा राजनेता जो सभी को लेकर के साथ चलने की कला और इतने बड़े ओहदे पर होकर के भी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना और उनके पदचिन्हों पर चलने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो कई बार लोग कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं तो मैं उनको सोचता हूँ कि वो किस प्रकार की बातें करके ऐसे व्यक्ति का, जिनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है और हम लोग तो उनको बताने पिता के रूप में देखते हैं और उनका बहुत ही साथ रहता है। लखनऊ महानगर अध्यक्ष होने के नाते मैं सदैव उनसे मिलता रहता हूं और कभी भी मैंने उनके मन में, कभी उनके जहन में और कभी उनकी बातों में
कभी कोई ऐसा मैंने संदेश नहीं देखा जिससे कि हम भारत के अंदर कोई जातिवादी व्यवस्था या कोई ऐसा हो। वो भी यही कहते हैं कि सर्व समाज को लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। सॉरी। अच्छा, 2027 भी अब लगभग करीब है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम चरैवेती सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उनका यह कहना है कि हमारा कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं। 2027 के लिए क्या कुछ तैयारी है? खासकर जब भी लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके कमल थे उन कमलों की संख्या यानी कि विधानसभा की कुछ संख्या कम रह जाती है। तो क्यों आखिर वो कम रह जाती है? जब आप कहते हैं कि बीजेपी में जनता का पूरा विश्वास है, तो लखनऊ में कैसे चूक जाते हैं सर आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी की ज़मीन है ये। नहीं, हम लोग तो जहाँ तक 2027 की तैयारी की बात है, मैं आपको बताऊं, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बूथ समितियां तैयार हैं और इतने कार्यक्रम, इतने अभियान हमारी पार्टी लेती है, समाज के अंदर जा कर के हम लोग कार्य करते हैं। तो जो बूथ स्तर का वर्कर है, अभी जब SIR का कार्यक्रम चल रहा था, सेकेंड फेज़ का प्रारंभ हो रहा है आज के बाद, तो आपको बतलाऊं कि जिस प्रकार से हमारा पार्टी का वर्कर 24/7 मोड में रहता है, जब भी चुनाव हो वो चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमारा संगठन बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल दुरुस्त है और हम लोग सदैव उसी जोन में काम करते रहते हैं। अभी SIR में BLA 2 हो, चाहे हमारे BLA 1 हो, और चाहे हमारे जो बूथ के जो सदस्य समितियाँ हों, उन्होंने मिलकर के काम किया। कुछ ये ज़रूर रहा है कि लखनऊ महानगर प्रदेश की राजधानी है, उसके नाते कुछ वोटर जो गांव में थे, शहर में थे, कुछ ज़रूर कटे हैं। बाकी कमल का वोट जो है सदैव जितना पड़ता है वो हमेशा पड़ता रहता है और कहीं भी हमारा वोटर भाग के जाने वाला नहीं है। सेकेंड फेज मेहरोत्रा जी को कैसे हराएंगे? मेहरोत्रा जी तो हराए हैं, उनको क्या हराना है? रविदास मेहरोत्रा, हाँ, वो यदि लोकसभा चुनाव में आए तो थे, लोकसभा चुनाव में आए थे। मध्य विधानसभा में मानता हूँ मैं, पब्लिक का जो पिछली बार का रहा उसमें हम लोग कुछ मतों से रहे। इस बार हमारी पूरी तैयारी है। मैं आपको बतलाऊँ कि इस बार लखनऊ महानगर की जो 6 सीटें हैं, पूरी 6 की 6 सीटों हम लोग जीत करके आने वाले हैं, चाहे वो पश्चिम विधानसभा हो, चाहे वो मध्य विधानसभा हो। कई बार होता है। अच्छा, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बड़ा राजनीतिक संकट भी आप लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से 2 टर्म से लगातार सत्ता में है, तो कह रहे हैं कि स्थितियां हो रही हैं एक अनार 100 बीमार जैसे। कई लोग, कई बड़े चेहरे भी चुनाव के लिए टिकट यहीं लखनऊ से लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता संगठन और सरकार में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी में संगठन और सरकार की पटरी नहीं खा रही, तो टिकट फाइनलाइज करना, और खासकर जब आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट हों, अध्यक्ष हों। देखिए, संगठन जो निर्णय करता है वो सर्वोपरि होता है। और जहाँ तक हमारे पार्टी में है, पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, सब लोग आपसी सहमति से कार्य करते हैं। और हमारे पार्टी में सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती है, संगठन अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ये स्पष्ट कर दिया आपने कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। बिल्कुल, संगठन से ही सत्ता रहती है। तो संगठन जो निर्णय करता है उसमें हम लोग निश्चित तौर पर उसमें भागीदारी करते हैं। और मैं आपको पुनः ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारी 6 विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में कमल इस बार जीत कर गया है। भारतीय जनता पार्टी का परचम 6 विधानसभाओं 2027 में लहराएगा। और जो लोगों के मन में ये गलतफहमी, उनको निकाल देनी चाहिए कि 2 बार योगी जी की सरकार रही है, योगी जी तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए। क्योंकि आम जो जनमानस है वह मोदी जी, योगी जी की केशव जी को आप लोग कभी मतलब जिम्मेदारी नहीं देंगे बड़ी, या ब्रजेश पाठक जी को? केशव जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उप प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि जितने उप हैं वो सब चुप हैं। हमें लगता है कि इतनी सक्रियता जितनी मानी केशव मौर्य जी भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी वो उनका प्रोपेगेंडा है। वो उनके पास जब कोई एजेंडा नहीं है तो पब्लिक को गुमराह कैसे करें, लोग उनकी तरफ कैसे देखें? तो कुछ न कुछ उनको बड़े लोगों की तरफ देखते हैं और देख करके कहते हैं डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अखिलेश जी कुछ बड़े लोगों को देखकर करते हैं ताकि उनको उनकी तरफ टाइमलाइन मिले। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से बतला रहा हूँ। जी, क्या आपने जो बात कही
अखिलेश जी ब्रजेश पाठक को बड़ा मानते हैं? अखिलेश जी एक्स सीएम रह चुके हैं, आपने बड़ा बयान दिया है। देखिए मैं बतलाऊं, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रहे, लेकिन परंतु आज की डेट में मैं आपको बतला दूं, यदि अखिलेश जी मेरे वार्ड के पार्षद के साथ बैठ करके यदि भारत माता के बारे में, भारत के गणराज्य के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में, भारत के उन गरीब लोगों के बारे में पूछेंगे तो उस फोरम पर भी वह जवाब नहीं दे पाएंगे। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वह केवल विदेश में पढ़ के आकर के भारत की नीतियों रीतियों को, भारत के लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको जब कोई एजेंडा नहीं मिलता है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एसआईआर के मामले में बताइए, वोट चोरी के मामले में, मतलब कोई एजेंडा नहीं है, उसके बावजूद एजेंडे को कैसे बनाएं, कैसे लाइमलाइट में आएँ, कैसे पत्रकार बंधु उनसे पूछे जा करके। दोनों मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के अंदर इतना परिश्रम कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इतना सोचना चाहिए। हमारे पार्टी का एक एक वर्कर तैयार रहता है, कभी डिबेट करा दिए किसी हमारे हम तो कहते हैं हमारे बूथ अध्यक्ष साहब बैठा दिए अखिलेश यादव जी को, जवाब नहीं दे पाएंगे वो। बड़ी बात है कि हमारा पार्टी का वर्कर 24 घंटे बता 24/7 लगा रहता है। अखिलेश यादव जी सांप्रदायिक बातें करते हैं, उनको पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव जी से आप ये पूछ लीजिए, भारत कृषि प्रधान देश रहा है, भारत के अंदर यदि हम सरसों का फूल तोड़ के लाएं, अखिलेश यादव से पूछे ना तो उसमें कन्फ्यूजन हो काहे का फूल है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कैसे आलू उगते हैं और कैसे किसान जो कोने कैसे हैं वो कैसे वो मेढ़ते हैं, ये उनसे पूछ लिया जाए तो बता नहीं पाएंगे। हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं ना, चूल्हे में रोटी सेक करके हम लोग पले बड़े हैं और हमारा जो भी पार्टी वर्कर है वो ज़मीन से उठ करके ऊपर तक आता है। अखिलेश यादव जी विदेश में पढ़ करके आए हैं, उनको कोई अब जो यहाँ हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विरासत में उनको मुख्यमंत्री का मिला। हाँ मानता हूँ कि ज़मीन से उठ करके जब आएंगे तो समझ में आएगा उनको क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, अभी हाल ही में बयान आया उनका, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, विडम्बना है देश की, ये देश की विडम्बना है। नहीं, ये सवाल उस तार्किक बात पे आता है जब आपने कहा कि आपने ये भी कहा कि वो आपको व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत आपकी चाह है कि हिंदू राष्ट्र पे बात हो। जी जी, तो वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। मैं कहता हूँ ना कि देखिए, श्री कृष्ण भगवान हमारे एक आराध्य हैं और यादव लोग श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं और वो हमारे आराध्य हैं, भगवान राम आराध्य हैं। वह यादव कुल में जन्मे थे और भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो यदि यादव कुल का भगवान श्री कृष्ण से यदि उनका नाता है तो यदि ये बात कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या वो मुगल शासक के साम्राज्य के दौरान कोई उनका पूर्वज रहा? कुछ इस प्रकार की बातें करें। यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ये सब हिंदू हैं और मैं मानता हूँ कि ये हिंदू एकजुट जब होंगे तभी ये आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यह देश हमारा विकसित भारत बनेगा। इसमें सभी लोगों का योगदान चाहिए। कैसे करेंगे सर? मनुस्मृति जलाई जाती है, मनुस्मृति को जलाने को लेकर दिवस तय कर लिया जाता है, आप लोग विरोध ही नहीं करते हैं? हम लोग हर फोरम पे, अब जहाँ तक माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से ज़्यादा संघर्ष किसी भी दल का कार्यकर्ता, आप भी देखते होंगे, नहीं करता है। वो हर फोरम पे, आप बताइए, अभी हम लोगों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वंदे मातरम भारत माता की यदि हम जयकारा लगा रहे हैं तो इनको क्या समस्या, इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है? ये कुछ समूह जो है ना, जो गुमराह कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पूर्ण श्लोक माता जो है अहिल्याबाई होलकर जी का हम लोगों ने 300वीं जयंती मनाई। ये सब हमारे जो देश के महापुरुष हुए हैं उनकी हम बात करते हैं और वो बात करते हैं कि मुस्लिम ये और ये यादव और ये फला, ये ठीक नहीं है। हमारे देश की परंपरा को कायम रखने के लिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। और जो इस तरह के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं हैं, निश्चित तौर पर आप हिंदू हैं और
आपके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू हैं। हम तो कई बार कहते हैं कि जो हमारे देश के अंदर रहने वाले मुस्लिम हैं उनको भी पूर्वज निकाले जाए तो वो भी हिंदू हैं। मौजूदा समय में जिस तरीके से राजनीतिक सिनेरियो बन रहा है, भविष्य में लेकर, अभी जैसे हमने कांग्रेस सांसद से बात की तो उन्होंने कहा कि योगी जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा है लेकिन अमित शाह नहीं बनने देना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखता है। जब भी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जब भी समीकरण ऐसे बनते हैं, निश्चित तौर पर उस पद पर व्यक्ति पहुंचता है। आप बताइए, जब महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तब भी कितने क्यास लगाए जा रहे थे। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, कितने क्यास लगाए जा रहे थे। भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, कितने क्यास लगाए जाते हैं। और तो और 45 साल की उम्र का हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकारी के रूप में मिल गया है। प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम ले लीजिए, नाम उनके भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। आदरणीय पंकज चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। तो ये सब हमारी पार्टी में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कब क्या कैसे कार्य करते जाना चाहिए, तभी तो आपने कहा ना चरैवेति कार्य करते रहना चाहिए पार्टी में। बहुत ही हमारे यहाँ, हमने कहा पार्टी है हमारी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे और भारत को जब तक माननीय मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी ने जो सपना देखा है कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और हम सभी पार्टी के वर्कर जब तक सांस है विकसित भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। निश्चित बात है, लखनऊ तो खैर काफ़ी समय से लंबा गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसा कि आपने 2027 छोड़िए 2047 तक के लिए भविष्यवाणी कर दी है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जिन्हें सुन रहे थे, आप आनंद द्विवेदी हैं, महानगर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। विभिन्न विषयों पर हमने बात की, हालांकि तमाम बड़ी बातें भी सामने निकल कर आई। इन्होंने विपक्ष को प्राइवेट लिमिटेड ही करार दे दिया। यही नहीं, एक बड़ा बयान यह भी दिया है कि भारत में रहने वाले जो भी मुस्लिम हैं, अगर उनका टेस्ट कराया जाए तो उनके पूर्वज हिंदू निकलेंगे। 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरे जोश में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका हर एक कार्यकर्ता हर समय कमल निशान का झंडा उठाए दौड़ रहा है और आने वाले 2027 में एक बार फिर से कमल ही खिलेगा। बहरहाल ये तमाम बातें हैं जो भविष्य के गर्त में छुपी हैं। मौजूदा समय में ये बातें, ये वादे, ये दावे धरातल पर कितना प्रभावी होंगे ये तो समय बताएगा। धन्यवाद।